हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। एलर्जी का सिंपल रेशेस हो या एनाफ्लेक्सिस का लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हो, दोनों में ड्रग्स का सही इस्तेमाल लाइफ बचाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग एलर्जी एंड एनाफ्लेक्सिस के दौरान जो ड्रग्स का यूज होता है उनको हम लोग इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलर्जी एंड एनाफ्लेक्सिस, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एलर्जी जो नॉर्मल रेसेस देखा जाता है बॉडी पे, एलर्जी जब होता है तो नॉर्मल रेसेस देखा जाता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं एलर्जी। एनाफ्लेक्सिस में क्या होता है, सीवियर रेसेस देखा जाता है। इसमें क्या होता है, सीवियर कंडीशन में सीवियर रिएक्शन जब हो जाता है तो उस टाइम होता है एनाफ्लेक्सिस, शॉक भी पेशेंट को आता है, तो ये होता है एनाफ्लेक्सिस। ये दोनों टर्म को क्लियर हो गया होगा, ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। डिफेनहाइड्रामीन यानी डिफेनहाइड्रामीन जो मेडिसिन है, इन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये कब और क्यों यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका यूज देखेंगे। यूज जो होता है, यूज क्या होता है, एलर्जी ड्यूरिंग एलर्जी हो या एनाफ्लेक्सिस शॉक हो, इन दोनों के टाइम दिया जाता है। मोशन सिकनेस हो और पार्किंसंस डिजीज जो होता है, इनके दौरान ये मेडिसिन का यूज होता है, डाइफेनहाइड्रामीन। तो ये आपको याद रखना है। एंड इसमें हम लोग जानते हैं एलर्जी क्या होता है, जब इस तरह का रेसेस देखने को बॉडी में मिलता है, इसको एलर्जी बोलते हैं। एनाफ्लेक्सिस जो सीवियर हो जाता है, पेशेंट को जो सीवियर देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाफ्लेक्सिस शॉक पेशेंट को आता है। मोशन सिकनेस जब क्या होता है कि ट्रेवलिंग करता है, पेशेंट ट्रेवलिंग करता है तो मोशन सिकनेस आता है, वहाँ पे वोमिटिंग होने लगता है, तो उस टाइम भी इस मेडिसिन का यूज होता है। और पार्किंसो डिजीज जो होता है उस टाइम में, ये जो आप देख रहे हैं इसमें पार्किंसो डिजीज के दौरान इस तरह से देखने को मिलता है। पार्किंसो डिजीज जो होता है इसके बारे में जान लीजिए, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ये होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है प्रॉपर जो डोपामिन होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इस पे हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन यहाँ पर इफेक्ट अपना दिखाने लगता है, इसी कारण से आता है यहाँ पे पार्किंसो डिजीज आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो ये एक अलग सा टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इतना आप लोग जान लीजिए कि ये क्या होता है। एंड ईच ml जो इसका कंटेंट होता है 50 mg पर ml होता है। इसका जो कंटेंट होता है ये 50 mg पर ml होता है, डाइफेनहाइड्रामीन होता है। इसका रूट जो होता है आईवी इंट्रावेनस भी देते हैं, IM इंट्रामस्कुलर देते हैं, उसके बाद ओरल भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म जो होता है हिस्टा यानी कि हिस्टामिन का जो रिसेप्टर होता है 4 रिसेप्टर होता है, H1 H2 H3 H4। लेकिन यहाँ पर H1 को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। और यहाँ पर ब्लॉक करने के बाद जो होता है, ब्लॉक होता है हिस्टामिन, ब्लॉक होने के बाद क्या होता है ना कि जो भी इफेक्ट बॉडी जो इम्यून का जो रिस्पॉन्ड करता है उसको रोक देता है और ये रेसेस बॉडी में होना बंद हो जाता है। हिस्टामिन का बारे में आप लोग पढ़े होंगे, हिस्टामिन जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, बॉडी में रिएक्ट करता है। हिस्टामिन हमेशा क्या करता है, ट्रिगर करता है। अगर बॉडी में इम्यून से रिलेटेड अगर कोई रिस्पॉन्ड आने लगता है उस टाइम में क्या होता है, ट्रिगर करता है, उसके कारण बॉडी पे रेसेस देखने को मिलता है, एलर्जी देखने को मिलता है, एनाफ्लेक्सिस के टाइम भी होता है। तो ये होता है इसका, ये इसी को जो ब्लॉक कर देता है तो फिर रेसेस कम होने लगता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या होता है, पार्किंसो डिजीज होता है, इसमें पेशेंट अपने पैर पे स्टेबल नहीं हो पाता है, उसका जो हैंड होता है हैंड में ट्रिमर होने लगता है, न्यूरोलॉजिकल एक कंडीशन है, इस तरह से इसमें देखने को मिलता है। आपको ये मेडिसिन जो दिख रहा है ये कितना है, 500 mg पर 10 ml है, यानी 50 mg पर ml इसमें इसका डोज होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो मोशन सिकनेस होता है इस तरह से होता है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे क्लोरफेनिरामीन, यानी इसमें जो क्लोरफेनिरामीन जो मेडिसिन का जो ये सॉल्ट होता है, सॉल्ट पे हमेशा डिस्कस करना है। सीपम जो इसका नाम ब्रेन नेम से आता है, ब्रेन पे कभी भी नहीं जाना। इसका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन पे हमेशा डिसाइड करना होता है कि ये मेडिसिन कब यूज होता है, ब्रेन पे नहीं जाना, ये हमेशा हम बोलते रहते हैं, तो आपको याद रखना है क्लोरफेनिरामीन। तो इसको याद रखना है। ये क्या होता है, ईच ml जो इसका कंटेंट होता है 10 mg पर ml होता है। इसको याद रखना है कि क्या होता है, इसका जो
पर ml होता है 10 mg होता है। एंड इसका रूट जो होता है इंट्रावेनस होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, उसके बाद ओरल होता है। ये जो आता है इसका जो डोज होता है ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। यहाँ टैबलेट फॉर्म में है, यहाँ इंजेक्शन फॉर्म में है, और यहाँ पर जो सिरप फॉर्म में है इसमें भी आता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है इसका सॉल्ट होता है। हमेशा सॉल्ट को ही देखना होता है, सॉल्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट का क्या यूज होने लायक है या नहीं। हर एक ब्रांड चेंज होगा बट उसका जो सॉल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, वह हमेशा एक ही होता है। क्लोरफेनिरामिन यानी एलर्जी और एनाफ्लेक्सिस जो शॉक होता है उस टाइम इसका यूज होता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है H1 ब्लॉकर, यानी इसमें भी क्या होता है हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है, रिड्यूस करता है। एलर्जिक सिम्टम्स जो देखने को बॉडी में मिलता है इसको क्या करता है रिड्यूस कर देता है। जैसे हिस्टामिन का सिक्रेशन को रोकता है तो क्या होता है रेसेस बनना बंद कर देता है। इसका यूज क्या होता है एलर्जी के टाइम होता है, एनाफ्लेक्सिस के टाइम होता है, समझ में आ गया। स्नेजिंग के टाइम हम लोग यूज करते हैं, जो छींकते हैं उसको बोलते हैं। रनी नोज जब होता है उस टाइम में भी यूज करते हैं। इची जब इचिंग होता है उस टाइम करते हैं। वाटरी आई होता है जब आई में क्या होता है वाटर सा होने लगता है। फ्रोम एलर्जेंस और ए कोल्ड, यानी कोल्ड के टाइम में और एलर्जी के टाइम में हम लोग यूज करते हैं जो उसको बोलते हैं क्लोरोफेनिरामिन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्लोरोफेनिरामिन का यूज हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एड्रेनलिन के बारे में पढ़ेंगे। एड्रेनलिन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एनाफ्लेक्टिक शॉक जो होता है उस टाइम में भी ये यूज करते हैं, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं ये कब होता है। एड्रेनलिन जो है इसको पहले देख लीजिए, इसी को हम लोग एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना है। तो चलिए इसका डोज जो होता है 1 mg पर ml होता है, 1 mg पर 10 ml होता है, यानी दो डोज में इसका जो स्ट्रेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। 1:2 एक फॉर्म में आता है 1:1000, एक आता है 1:10,000। इसके कारण यहाँ पे डोज में क्या होता है चेंज आता है। ये जो डोज होगा ये होगा इसका 1:10,000 का, एंड 1 ये जो डोज होगा 1 mg पर ml ये होगा 1:1000 का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका रूट जो होता है IV, IM और सबक्यूटेनियस, ये तीनों रूट में इसका यूज करते हैं। एंड इसका मैकेनिज्म जो होता है ये क्या कहता है स्टिमुलेट्स अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है एंड इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर BP एंड ओपन एयरवे, यानी एयरवेज जो होता है क्या ओपन हो जाता है, इसमें ये भी काम करता है। यानी इसका बहुत सा काम होता है, इंक्रीज कर देता है यहाँ पर BP एंड एयरवे को ओपन कर देता है। ब्रोंकस जो होता है ब्रोंकस को क्या करता है यहाँ पे डायलेट कर देता है, डायलेट करने के बाद यहाँ से ओपन हो जाता है और यहाँ एयर फ्लो बहुत ही तेज होने लगता है। उसके बाद यूज क्या करते हैं इसका कार्डियक अरेस्ट में हम लोग यूज करते हैं। एनाफ्लेक्सिस शॉक, यानी हम लोग मेन यहाँ पर क्या करेंगे एनाफ्लेक्सिस जो सीवियर रिएक्शन होता है एलर्जिक होता है उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। एंड सुपरफिशियल ब्लीडिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डोज को भी समझ लेंगे। एड्रेनलिन बोले थे 1:1000 एंड 1:10,000, इसको हम लोग को पता होना चाहिए कि 1:1000 जो होता है इसका यूज हम लोग करते हैं यूज फॉर एलर्जिक रिएक्शन। जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें यूज करते हैं। एंड एनाफ्लेक्सिस शॉक जो होता है उसमें यूज करते हैं। सप्लाई इन प्रीलोडेड एंड वायल्स में हम लोग पहले उसमें प्रीलोड जो आता है वो करते हैं या वायल्स के यूज करते हैं। एडल्ट का जो डोज होता है 0.3 से 0.5 mg हम लोग यूज करते हैं। एंड पीडियाट्रिक का डोज जो होता है 0.1 से 0.15 mg यूज करते हैं। जो आपको क्लियर होगा वो इसका जो स्ट्रेंथ होता है दो फॉर्म में आता है। एक यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिख रहा होगा, ये जो इसका स्ट्रेंथ है ये है कि एड्रेनलिन 1:1000 यहाँ पे 10,000 है एंड 1:1000 है। 1:1000 का ये आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो 1:1000 जो है इसका यूज हम लोग करेंगे एलर्जिक रिएक्शन में यूज करेंगे एंड एनाफ्लेक्सिक शॉक में इसका यूज करेंगे। एंड वही 1:10,000 जो होगा उसका यूज हम लोग करेंगे कार्डियक डिसअर्दमिया में यूज करेंगे एंड कार्डियक अरेस्ट के दौरान हम लोग यूज करेंगे 1:10,000 का। सप्लाई इन प्रीलोड एंड वाइल,
यानी कि इसका भी क्या होता है, प्रीलोड ही आता है या वायल्स में आता है। प्रीलोड जो होता है इंजेक्शन में पहले से उसमें लोड किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्रीलोड। एंड यहाँ पर क्या होता है, वायल में आता है। एडल्ट का जो इसका डोज होता है, बोलस में हम देते हैं 1.0 mg IV और इंट्रा ओशियस देते हैं। इंट्रा ओशियस क्या होता है कि जब हम लोग बोन मेरो में देते हैं इंजेक्शन को डायरेक्ट, वहां से क्या होता है, बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करता है और वहां से रिएक्शन दिखलाता है, तो वहां भी हम लोग यूज करते हैं। या इंट्रा वाइनस देते हैं, यहाँ ड्रिप से देते हैं 2 से 10 माइक्रोग्राम पर मिनट हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप करते हैं। इन्फ्यूजन जो पंप होता है, इन्फ्यूजन पंप से भी इसको देते हैं। पीडियाट्रिक का डोज जो होता है इसका होता है 0.01 mg पर kg। तो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन, यानी हाइड्रोकोर्टिसोन जो है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, एबोट कंपनी बनाती है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है। तो इसका ब्रांड नाम है हाइड्रोकोर्ट, जो 100 लिखा हुआ है, यानी इसका क्या होता है 100 mg इसका पर वायल में आता है, इसको याद रखना है। हाइड्रोकोर्टिसोन का सबसे पहले इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन को समझना है। तो अब यहाँ से चलिए समझते हैं। इसका टोटल जो होता है क्या होता है कि 100 mg पर 1 वायल आता है। इसका एक हर एक वायल में क्या होता है कि 100 mg का ये आता है। इसका रूट IM और IV दोनों इसका यूज करते हैं, यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म जो होता है स्टेरॉइड्स एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यानी स्टेरॉइड्स है और इन स्टेरॉइड्स क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो बॉडी क्या करता है, सीक्रेट करता है जो स्टेरॉइड्स, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। जब इसका क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगता है, डेफिशिएंसी होता है, उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आर्टिफिशियल जो हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में। इसका यूज जो करते हैं सीवियर एलर्जी के टाइम करते हैं, जब सीवियर एलर्जी रिएक्शन होता है उस टाइम में करते, एडर्नल प्रॉब्लम्स जब होता है तब करते, अर्थराइटिस जब होता है उस करते, सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर जब आ जाएगा उस टाइम करेंगे, स्किन कंडीशन में हम लोग करते हैं, एंड लंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी इसका यूज करते हैं। नोट एक है कि इसमें इट ऑल्सो रिप्लेस स्टेरॉइड्स नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी व्हेन देयर इज ए डिफिशियंसी, यानी कि बताए थे कि क्या होता है कि बॉडी स्टेरॉइड्स जो ये होता है बॉडी नेचुरल बनाता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा हो एडर्नल जो ग्लैंड होता है, जो किडनी के ऊपर जो रहता है सुपेरियर, वहाँ पे होता है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स होता है, ये आपको जो ये दिख रहा होगा इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। ये मेडुला होता है, तो ये कोर्टेक्स ही इसमें क्या करता है कि कोर्टिसोल हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट करता है, यही इसका नेचुरल प्रोसेस होता है। बट जब डिफिशियंसी होने लगता है तब तो हम लोग आर्टिफिशियल हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर सेट्रीजिन। सेट्रीजिन के नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, सेट्रीजिन के बारे में आज जान लीजिए। सेट्रीजिन में भी टैबलेट में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है। इसका भी क्या होता है, सेट्रीजिन जो है यहाँ पे सेट्रीजिन 10 mg जो इसका फिल्म जो होता है कोटेड टेबलेट जो आता है, टेबलेट आता है, इसमें क्या होता है डोज इसका 10 mg पर टेबलेट आता है, और इसका जो 10 mg पर ml डोज भी आता है। एक आता है इसका जो इंजेक्शन का डोज आता है वह भी 10 mg पर ml आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। एंड इसका रूट जो होता है ओरल होता है और इंट्रावेनस होता है, इसको भी आपको याद रखना है। सेट्रीजिन का कब कब यूज करते हैं इसको जानना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म को पहले जान लीजिए। बाइंड्स टू हिस्टामिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में भी बतलाए थे, उसका 4 रिसेप्टर होता है, जो मेनली इसका कितना होता है 4 रिसेप्टर होता है, H1 H2 H3 एंड H4। बट यहाँ पे क्या होता है कि H1 को ही ब्लॉक करता है हमेशा, स्पेशली द H1 रिसेप्टर preventing histamine from attaching to the receptors by blocking histamine action। हिस्टामिन एक्शन जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे जब हिस्टामिन का जो ब्लॉक करेगा तो उस टाइम में जो इसका जो भी एक्शन होगा, एक्शन भी ब्लॉक हो जाता है, तो इसके कारण से ये वर्क करना बंद कर देता है। इसका यूज जो होता है, यूज क्या होता है, टेम्पररीली हम लोग क्या रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। जब भी एलर्जी बॉडी में होता है, रेसेस बॉडी में बनने लगता है, उनमें क्या होता है कि उसको कम कर देता है। कभी भी जब बॉडी में क्या होता है रेसेस हो जाता है, किसी भी प्रकार का एलर्जी देखने को मिलता है, तो उस टाइम में हम लोग यूज करते हैं सेट्रीजिन का, तो वह क्या करता है उसको कम कर देता है। जैसे स्नीजिंग होता है, स्नीजिंग होता है जैसे छींक पर बार बार जो क्या करते हैं छींकने लगता है,
उस टाइम में यूज करते हैं। रनिंग नोज, यानी नोज क्या होता है, रनिंग होने लगता है, एलर्जी हो जाता है, उस टाइम में करते हैं। इची, यानी जब इचिंग होने लगता है बॉडी में, उस टाइम में करते हैं। रेड होने लगता है बॉडी में, जो स्किन होता है रेड होने लगता है, उस टाइम में भी हम लोग पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं। वाटरी आईज हो जाता है, वाई आईज क्या होता है, वाटरी हो जाता है। एंड इची नोज, नोज में भी इचिंग होने लगता है। एंड थ्रोट जो होता है, गला में भी इचिंग होता है, उस टाइम में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ड्यू टू हाई फीवर, यानी जो फीवर उसका जो होता है, उस फीवर के कारण भी होता है। जैसे कि एलर्जी टू पोलेन, पोलेन के कारण हो सकता है, डस्ट के कारण हो सकता है, और अदर सब्सटेंस इन द एयर का जो होता है उसके कारण भी हो सकता है बॉडी में, तो इसको भी ध्यान रखना है। एंड एलर्जी टू अदर सब्सटेंस सच हैज डस्ट माइट्स एंड एनिमल, जो डेंजर होता है उसके कारण हो सकता है, कॉकरोच एंड मोल्ड्स के कारण हो सकता है। इन सब के कारण भी अगर होता है तो उस टाइम में भी हम लोग सेट्रिजिन का यूज करते हैं, जिसको एलर्जी और एनाफ्लेक्सिस का जो हम लोग चैप्टर में कवर कर रहे हैं। इसका इंजेक्शन फॉर्म में आता है एंड टेबलेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, शायद ये नॉलेज किसी का जान बचा सके। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।